हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विशाल गंगार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो क्वेश्चन पूछो में आज फिर से आपका स्वागत है बालक। एकदम बढ़िया चल रही पढ़ाई लिखाई, चौचक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आज हम कुछ मजेदार तड़कते भड़कते सवाल आपकी डिमांड पे लेके आए हैं। मासा और लासा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बताऊं, मासा और लासा पे आधारित अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने कोशिश की है कि हर तरीके का प्रश्न आपको पढ़ा दूं, समझा दूं, सिखा दूं, जिससे कि आपके पास अगर कोई सवाल आए तो आपसे बच के ना जा पाए। ओके, तो चलिए भाई शुरू किया जाए। चलो आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो अध्याय कुछ इस प्रकार है। पहला उदाहरण मेरे पास है, क्या है, यदि 65 तथा 117 यदि 65 तथा 117 के मासा को 65n-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब क्या है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके इस सवाल को सोचो कि ये कहना क्या चाहता है। मैं तो बताऊंगा ही, आप सोचो कि आपके दिमाग में ख्याल क्या आ रहा है, कि आप क्या सोच पा रहे हो। ओके, यहां बेइज्जती तो होनी नहीं, जो सोच पा रहे हो सोच लो, अच्छा सा अच्छा सोचो, ठीक है। तो आओ भाई देखते हैं। चलो मेरी सुनो, ये कहना क्या चाह रहा है, देखते हैं आपकी मेरी सोच कितनी मैच होती है। ये कहना चाह रहा है कि यदि 65 तथा 117 के मासा को, क्या करूं, मासा मतलब क्या है, HCF की बात कर रहा हूं भाई, किसकी, HCF। ओके, मासा की बात हो रही है, अंग्रेजी में बोले तो HCF। अगर इनका मासा निकालें तो हम किस रूप में, 65n-117 के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। तब n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो क्या चाहिए हमें, 65 और 117 का मासा चाहिए। क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में, देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इनका मासा निकालो। आइए भाई मासा निकालते हैं। तो 65 बोलो तो क्या है भाई, 13 पंजे 65, 5 13, 13 एकम 13, ठीक है। 117 बोले तो 3 3 9, 3 9 27, 3 13 और 13 एकम, सही है। तो बेटा अगर देखें तो मासा क्या आएगा, 65 बराबर आ जाएगा 5 गुणा 13, ठीक है। और 117 बोले तो आएगा 3 की घात 2 गुणा 13। मासा होता क्या है, ध्यान करो, मासा क्या होता है, जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन देखो 13 13 दिख रहा है बस, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब उभयनिष्ठ नहीं है। तो बेटा हम बोल सकते हैं मासा किसका, 65 117 का, क्या आएगा बालक, ये आ जाएगा 13। आ गया, ठीक है भाई, इतना तो हमें मिल गया। अब क्या करें सर, देखो अब बहुत साधारण सा काम करना है आपको। क्या है, इनका जो मासा है उसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने बोला ना, मासा को 65n-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बस जो भी दे रखा हो उसके बराबर उसका मासा रख दो। मान लो यहां लिखा होता लासा को, तो हम पहले लासा निकालते फिर उसके बराबर रख देते। समझ में आ रहा है। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं प्रश्न अनुसार बेटा हमें क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा 65n-117, 117 ही था ना बालक, सही है। क्या हो गया, 65n-117 बराबर हो गया मासा के बराबर, और मासा क्या था, 13 था, ठीक। तो बेटा क्या हो जाएगा, लो मैं लिख दे रहा हूं, मासा किसका, 65, 117 का, ठीक। तो बेटा ये 13 के बराबर है, तो 13, ये हो गया 65n-117। माइनस वाला जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सर कर दो भाई, तो हो जाएगा 65n बराबर 13 प्लस 117, क्या आएगा बालक, 65n बराबर 130, n बराबर क्या हुआ, 130 बटे 65, और 65 दूनी, तो n का मान जो आ गया वो आ गया बराबर 2, और n ही निकालना था, उत्तर आ गया आपका। समझ में आ गया। तो बहुत साधारण तरीके से आप पहले मासा निकालें, फिर मासा को जो भी आपके पास ये बीजीय व्यंजक दे रखा है, जो भी समीकरण आपके लिए दे रखा है, उस समीकरण के बराबर उसका मान रख देंगे। ओके, और फिर आपको वहां से n का मान मिल जाएगा। हो सकता है n हो, m हो, a हो, b हो, जो भी हो। ओके, आपको तरीका ये अपनाना है। तो ये पहले टाइप का सवाल हुआ। कुछ 1-2 टाइप के सवाल मैंने कल भी, मतलब लास्ट वाले क्लास में भी करवाए थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, क्या आ रहा है भाई। हाँ भाई, अगला सवाल ऐसा आपको मिल सकता है, ये आपकी किताब है बेटा, जैसे एक एनसीईआरटी किताब है, वैसे एक और एनसीईआरटी में एक किताब दी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
ठीक है, जिसमें तरह तरह के विभिन्न विभिन्न तरीके के प्रश्न आपको दे रखे हैं। ओके, जो एनसीईआरटी से थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न है उन्हें आप हल कर सकते हैं, बाद में बनी हुई किताब है वो। तो क्या कहती है भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, सवाल है कुछ कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं। मान लो कोई भी उठा लो, राम श्याम घनश्याम है, या रेखा हेमा और जया, सही है, कुछ भी उठा लो, रेखा हेमा जया और सुषमा 4 थी, चलो 3 कोई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 3 व्यक्ति थे कोई जो भाई साथ घूमते हैं, ठीक है। आइए, और उनके कदमों की माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। मतलब उनके कदमों की जो माप है, मतलब उनका जो एक कदम पड़ता है, समझिएगा, एक कदम जब तुम रखते हो तो तुम्हारा जो एक कदम, एक गज आता है ना एक आपके पास, ओके, तो उसमें कितना दूरी कवर करते हो। किसी किसी जगह छोटे कदम होते हैं, किसी बड़े कदम होते हैं, होते नहीं होते हैं, बोलते अरे इसका कदम देखो एकदम, हाँ कैसा, हाथी जैसा है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, तो देखो ध्यान से, तो बेटा 40 सेंटीमीटर एक का कदम है, एक का 42 है, एक का 45 है। अब अगर अलग अलग कदम का माप है तो भाई एक कदम में कोई ज्यादा दूरी तय करेगा, एक कदम में कोई कम दूरी तय करेगा। सही है सर। अब बोले क्या कि प्रत्येक की छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए, प्रत्येक को, मतलब तीनों को, वो छोटी से छोटी, ध्यान दीजिए क्या बोला, अरे छोटी से छोटी बोल दिया सर, बोल दिया। दूरी कितनी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके, जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में, मतलब क्या है कि वो तीनों के तीनों पूरे कदमों में दूरी तय कर सके। तो ध्यान दो बेटा, छोटी से छोटी क्या होती है, आपको ध्यान आ रहा है कुछ, लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से, जो या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसी को लासा बोलते हैं। और यहां क्या बोला, छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करें ये तीनों, जिससे कि, कहां गया, जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों से उस दूरी को तय कर सके। ओके, पूरे कदम मतलब क्या, पूर्णतः विभाजित कर सके, तभी तो पूरे कदम की बात कर रहा है। तो क्या करना है, बस इसका कुछ नहीं, आपको इन तीनों का लासा निकाल देना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो हम बोल सकते हैं छोटी से छोटी दूरी, उत्तर है हमारे पास, क्या है भाई, हल है कि छोटी से छोटी दूरी जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों से उस दूरी को तय कर सके, जिससे, अरे सीधे लिखो, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, छोटी से छोटी दूरी, प्रत्येक को छोटी से छोटी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों से उस दूरी को तय कर सके। किसके बराबर होगी ये बेटा, होगी ये लासा के बराबर। किसका, इन तीनों संख्याओं का। क्या थी भाई, 40, 42 और थी 45। बस लासा निकाल दो आप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो भाई इन तीनों का लासा निकालना है। अब लासा निकालने क्या करना है, सबसे पहले तो इनका अभाज्य गुणनखंडन करना है। कर लीजिए सर। तो बेटा 40 का किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 दूनी 4, 0, 2 दसावन 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। 42 बोले तो 21 दूनी 42 हो गया, 3 सते 21 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। 45 बोले तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक। अब अगर इनका देखें बेटा तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड बोले तो आ गया हमारे पास 40 का आ गया भाई 2 की घात 3 गुणा 5, ठीक। 42 का आ गया 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक। और 45 का आ गया, कितना आ गया बालक, 3 का वर्ग गुणा 5। आ गया सर, ठीक। अब देखो लासा क्या होता है बालक, पहले तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उठाते हैं कि बड़ी घातों का गुणनफल होता नहीं होता है। तो बेटा लासा 40, 42, 45 का क्या होगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड कौन सा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस इतने दिख रहे हैं। 2 की बड़ी घात कौन सी, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो बेटा 3 सबसे बड़ी घात है, ठीक है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है,
2 लगा दो, 5, 5 की सबसे बढ़िया तो एक ही है बेटा, तो 5 पे एक ही रहने दो, लिखने की जरूरत ही नहीं, और 7 पे भी एक है तो 7 पे भी एक ही रहने दो। तो बेटा क्या आएगा, देखो यह आ गया 8 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7, तो बेटा 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, 360 गुणा 7, 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगा 4, 7 21 तो 4 25, और बेटा ये सेंटीमीटर में था तो ये 2520 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो लासा हमारा आ गया 40, 42 और 45। तो हम कह सकते हैं कि भाई छोटी से छोटी दूरी जो तय करनी है तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक को 2520 सेंटीमीटर क्या बोल सकते हैं, अतः प्रत्येक को 2520 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक, क्या लिखा, जो सवाल में लिखा वही लिख देना अंत में, जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों से उस दूरी को तय कर सके, जिससे, या लिख लेना जिससे, क्यों लिखना चाहिए, तब प्रत्येक अपने पूरे कदमों से उस दूरी को तय कर पाएगा, उस दूरी को तय करेगा, लिख दो, ठीक है। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। आपको देखना निकालना क्या है, छोटे से छोटे की बात हो रही थी, मतलब किसकी बात कर रहा था भाई, लासा की बात कर रहा था, किसकी कर रहा था, लासा की। समझ में आ रहा है, कोई समस्या कोई नहीं है, पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है। अगला सवाल है बड़ी से बड़ी संख्या। देखो भाई आ गया, क्या आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। ओके, अगर मान लो सिर्फ इतना होता, मान लो ये शेषफल का काम ना होता, ठीक है, जिससे 31 और 99 भाग विभाजित हो जाते हैं, तो बेटा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाएं, वो क्या होता है, वो उसका मासा होता है, नहीं होता है, होता है सर। लेकिन इन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिए, जब भी कभी ऐसा सवाल मिले जिसमें कुछ शेषफल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, शेषफल, क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या की जिससे 31 और 99 से भाग करने पर अगर मैं इन दोनों को उस संख्या से भाग करूं, शेषफल क्रमशः एक बार 5 शेषफल है, एक बार 8 है सर। तो बेटा अब करना क्या है, बेटा सबसे पहले जो भी शेषफल आया है, ओके, तो वो शेषफल इन संख्याओं में से अगर मैं माइनस कर दूं, सोचो, मान लो अगर मैं, मान लो 21 को भाग दूं किससे, 5 से दूं, तो बेटा क्या आएगा, 5 चौको 20, एक शेषफल बच गया, नहीं बच गया। तो जो शेषफल बच रहा है, अगर मैं शेषफल संख्या में से पहले ही माइनस कर दूं, देखो 21 में से मैंने 1 माइनस कर दिया तो 20 बचा। अब अगर 20 को मैं 5 से भाग दूंगा तो देखो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और शेषफल मेरा 0 हो जाएगा। तो वही काम हम यहां करने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि उस संख्या से विभाजित अगर मैं इसको कर रहा हूं तो इसको करने पे, क्योंकि क्रमशः लिखा है बालक, तो पहला वाला शेषफल पहली वाली संख्या का और दूसरा वाला शेषफल दूसरी वाली संख्या का होगा। तो बेटा अगर 5 शेषफल है, समझिए, तो मैं क्या करूं, पहले शेषफल घटा दूं संख्याओं में से, जो शेषफल जिसका है उसमें से उसका शेषफल घटा दो पहले, ठीक। तो हम बोल सकते हैं हल में क्या कर सकते हैं कि पहले तो 31 में से 5 घटाए हमने, तो बेटा आ गया हमारा 26, ठीक, और 99 में से हमने 8 घटाए तो आ गया हमारा 91, आ गया। तो अब हम कह सकते हैं ये बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 31 और 99 से भाग करने पर क्रमशः शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है, वो क्या हो जाएगा। तो हम अब लिख सकते हैं कि वह या बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 31 और 99 को भाग
करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। ये क्या होगी बालक? ये होगी हमारी किसके बराबर? ये होगा हमारा मासा के बराबर। वो भी किसके मासा के बराबर होगा बालक? जो संख्याएं आपके पास आई हैं 26,91 के मासा के बराबर होगी। समझ में आ गया? अब क्या करो, 26 और 91 का मासा ज्ञात करना है तो भाई 26 का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। रफ में कर चाहो तो वहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा 2 13, ठीक है, 13 एकम, ठीक है। 91 बोले तो 7 से जाएगा, 13 7 91 होता है बालक। ओके, 13 एकम 13। तो बेटा क्या आएगा? हम बोल सकते हैं कि 26 बोले तो आ गया 2 गुणा 13, और 91 बोले तो क्या आ गया? 7 गुणा 13 आ गया। तो बेटा ध्यान से देखो क्या हुआ, अगर इन दोनों का मासा की बात करूं तो मासा क्या आ गया? 26 और 91 का, ये 13 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बस यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया? तो यहां पे आप इसके बाद ये लिख सकते हो कि बराबर क्या होगा? मासा और बराबर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो बोल देना कि 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होगा। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? अंत में आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे एंड में? कि 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 31 और 99 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होगा। समझ में आ गया? अंत में आपको इतना लिख के उत्तर करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है? ठीक है सर, हो गया? हो गया पक्का? चलो भाई डन करते हैं। अगले सवाल पे आए? आ जाइए सर, आइए भाई, आपका इंतजार है फिर से। और ये क्या, ये भी एक सवाल है, बड़े मजेदार मजेदार सवाल। देखो ये अलग अलग टाइप के सवाल आपको मिलने वाले हैं। ओके, और मेरी कोशिश है कि हर टाइप का सवाल आपको करवा दूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपको करने हैं। क्या है भाई? एक आयताकार मैदान, क्या है? एक आयताकार मैदान है बालक, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक, इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। मतलब उस पूरे मैदान में एक ही माप की हमें वर्गाकार, वर्गाकार मतलब स्क्वायर टाइल्स। वर्गाकार क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं, वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो बेटा उसी वर्गाकार टाइल्स लगानी है। ठीक है, इस प्रकार की टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, आप देखोगे सर न्यूनतम ज्ञात करना है मतलब छोटे से छोटा, सही बात है, लेकिन बालक यहां पे न्यूनतम संख्या टाइल्स की बात की है। किसकी बात की है? टाइल्स की या नहीं की है? ये संख्या बाद में ज्ञात होगी। न्यूनतम की बात कर रहा है तो ये न्यूनतम संख्या बाद में ज्ञात होगी। पहले आप समझोगे कहना क्या चाहते हैं। मान लो, समझते हैं थोड़ा सा, कि मान लीजिए हमारे पास क्या हुआ, एक वर्गाकार था। ठीक है, लंबाई कितनी थी बालक? 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो बेटा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को बोलूं अगर, तो 15 गुणा, क्योंकि सब चलो सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं, कर ले, तो हम बोल सकते हैं लंबाई जो हमारे पास है क्या है भाई? क्या हुई? यह है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो बेटा 15 को अगर मीटर को सेंटीमीटर में तो 15 गुणा 100 कर दूं, प्लस 17 हो जाएगा, तो ये सब सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो बेटा 1517 आ जाएगा, आ जाएगा सेंटीमीटर में। लंबाई हो गई। चौड़ाई बोले तो बेटा ये क्या है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है सर। क्या करो? 9 गुणा 100 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या हो गया? ये हो गया 900 प्लस 2, तो ये 902 सेंटीमीटर हो गई। अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास 1517 सेंटीमीटर और ये है भाई 902 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही मात्रक में लेके आना है इनको, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो आप सेंटीमीटर ले लें चाहे मीटर। और
मीटर में लोगे तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा, तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसीलिए आपको किसमें लेना है, सेंटीमीटर में। ठीक है सर। अब करना क्या है वो देखो, आप जरा ध्यान से देखो बेटा। अब इन्होंने बोला कि इसमें मुझे क्या लगानी है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है। अब अगर वर्गाकार टाइल्स लगानी है, समझिएगा बालक, वर्गाकार टाइल्स अगर हमें लगानी है, देखो चलो इससे लेते हैं, तो कुछ ऐसी लगेगी और पूरे में लगानी है। मतलब क्या है कि जितना इसका, और वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब जितनी इसकी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा होगी नहीं होगी। तो पहले अगर देखें, अगर ऐसे मैं लगाता जा रहा हूं, समझिएगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहता तो मैं सीधे कर सकता था। ठीक है, मान लो ये आपको वर्ग, मान लेना वर्ग है। अब ये पूरे फिक्स हो गए, मतलब क्या है, आपको इसकी वो भुजा चाहिए जो 902 को पूरा विभाजित कर दे, वरना टाइल आधी पहुंच जाएगी कहीं, और आधी नहीं लगानी, पूरी लगानी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइल आधी ना लगे, तो हमने क्या किया, एक ऐसी संख्या जो 902 को पूर्णतः विभाजित कर सके, वो संख्या चाहिए जिससे कि इसकी भुजा वो हो जाए। और क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है, तो वही भुजा हमें, वही लंबाई इसकी भी चाहिए, टाइल की, ये भी माप वही होना चाहिए, जिससे 1517 भी पूरा विभाजित हो जाए। तो बेटा एक ऐसी संख्या जो 902 और 1517 को दोनों को विभाजित कर सके पूर्णतः, वो क्या होगा, इन दोनों का मासा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम टाइल का माप निकालेंगे, या फिर टाइल की भुजा का माप। तो हम बोल सकते हैं कि टाइल तो लिख लो कि टाइल या वर्गाकार टाइल लिख लेना बेटा, वर्गाकार टाइल की भुजा का माप क्या होगा, ये होगा हमारा किसके बराबर, ये होगा हमारा इसके बराबर, किसके, मासा हो जाएगा किसका बालक, 902, 1517 हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। तो बेटा आप क्या करो, 902 और 1517 का मासा निकाले तो क्या आएगा, सबसे पहले 902 का क्या करो भाई, अभाज्य गुणनखंडन करो, आ जाओ भाई। तो हम बोल सकते हैं 902 हमने किया तो क्या आ गया, 902, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है, 11 चौक 44, 11 एकम 11, और फिर 41 एकम 41। ठीक है भाई, 15 और 17 की बात करते हैं, जरा आ जाओ। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 41 से अगर ऐसे बेटा हम ले जा रहे हैं, किससे, 41 से अगर ले जाएं तो क्या आएगा, तो 41 किससे जाएगा, 41 तिया पहले तो 123 आ जाएगा। ठीक, तो 123, देखो ये थोड़ा सा पेचीदा आएगा आपका, तो आपको ध्यान देना है इसको कैसे करना है। अब बचा कितना, बचा बेटा हमारे पास 27, उधर बचा और एक 28, 287, 287 बोले तो कितना आएगा, 4 7 28, 37, 37 एकम 37। बालक असल में दोनों संख्याएं क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो हमारे पास हम कह सकते हैं 902 आया हमारा कितना, ये आ गया 2 × 11 × 41, और 1517 ये आ गया भाई 37 × 41। ओके, अब जरा ध्यान से देखें, तो अगर मैं मासा की बात करूं, किसकी, मासा की बात करूं, किसका, 902 और 1517, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, इसमें तो अभाज्य, जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, 41 ही है, हो गया। तो सर हमारा मासा आ गया, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, अब जरा ध्यान से देखो, मासा हमारा आ गया, मासा आने के बाद हमें क्या करना, तो हम कह सकते हैं, लेकिन अब हमें निकालनी है न्यूनतम टाइल्स की संख्या। अब अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि भुजा का माप, तो हम बोल सकते हैं कि टाइल की भुजा का माप कितना हो जाएगा, बराबर था ये मासा किसका, 902 और 1517, तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 41 सेंटीमीटर, हो गया। ठीक, अब अगर 41 सेंटीमीटर, अब देखो अब आपको क्या करना है, अब हमें टाइल्स कितनी चाहिए होंगी, अगर मैं देखूं इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा, इस वर्गाकार पार्क का जो भी क्षेत्र था, ठीक है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल होगा, और अगर मैं उसको एक टाइल के क्षेत्रफल से विभाजित कर दूं तो क्या आएगा, हमारे पास न्यूनतम संख्या टाइल्स की आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं
कितना क्या बोला था कि इस प्रकार की टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। आइए भाई, तो बोल सकते हैं टाइल्स की संख्या, टाइल्स की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होगी बालक? ये हम बोल सकते हैं कि वर्गाकार पार्क था, क्या था बालक? देखो जरा, वर्गाकार मैदान, ठीक है। तो वर्गाकार आयताकार था, यहां पे हम बोल सकते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बटे में क्या होगा बालक? बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेटा मैदान, आयताकार मैदान क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई बेटा हम मान लेते हैं हमारी 15 और 17 थी, और गुणा हो गया भाई 902 चौड़ाई। एक टाइल का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जो भी उसकी भुजा होता है, भुजा का वर्ग। भुजा क्या थी? 41 गुणा 41। तो बेटा 41 से अगर 902 काटे तो देखो यहां आपको मिल जाएगा, कितने बार में जाएगा? 11 दूनी 22 बार में जाएगा। तो सीधे सीधे 22 लिखो, इनसे देख लेना ना, 41 गुणा 37 15 17 था, तो 41 को ये आ जाएगा बेटा 37 बार में। अब 37 की 22 से गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा कितनी आएंगे देखो, तो 37 दूनी 74 का 4 हासिल लगा 7, 74 और 7 81, 814 टाइल्स आ गई बालक। कितनी आ गई? 814 टाइल्स। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेटा टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, और ये हो गया आपका हल। क्लियर है? तो ये आपका हल आ गया 814 टाइल्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। और ये आपका एक सवाल है बेटा होमवर्क में कि यदि मासा 253 440 का 11 तथा लासा 253 440 का 253 गुणा m हो तो m का मान क्या होगा? ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।